हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जो नदियां हैं उसका अपवाह तंत्र जो है पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके डाउट है, जो भी बेसिक डाउट है, उम्मीद है ये आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं कि ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, क्योंकि अगर सारा हम इसमें कवर करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों वीडियो को देखिएगा आप, तभी आपको जो पूरा भारत की नदियाँ हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ हम बेसिक जान लेते हैं कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, क्योंकि आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं ये सब चीज़ें हम। तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खाड़े का पानी जो होता है और उसमें जब नदी का ताज़ा पानी आकर मिलता है उसमें, तब वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ये सब नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या होता है? नदी जहाँ पर कहीं जाके किसी महासागर में मिलती है, वो जब किसी सागर या खाड़ी में जाके, बंगाल की खाड़ी में या तो सागर में जाके वो नदी गिरेगी, तो जहाँ पर नदी अपने द्वारा बहुत सारे मिट्टी वगैरह को लाती है और जहाँ पे वो गिरती है जाके वो मिट्टी, फिर वो जब उस सागर से मिलेगी तो वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। वहाँ पर छोटी छोटी दिशाओं में अलग अलग बढ़ जाती है। वही मिट्टी जो वहाँ पे होती है डेल्टा का निर्माण करती है और वो त्रिभुज आकार का कुछ ऐसा बनाती है, तो उसको ही हम डेल्टा कहते हैं। और ये जो मिट्टी होती है, डेल्टाई मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। और भारत में जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर है, इसके ज़रिए हम समझ लेते हैं कि एस्चुरी असल में होती क्या है। तो देखिए, ये सागर है ये पूरा, और इधर से भी स्थल से घिरा हुआ भाग है, इधर साइड से भी स्थल से घिरा हुआ भाग है। फिर एक नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है। जब ये खारे पानी से यहाँ पे मिलती है ताज़ा पानी, तो यहीं पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। ये है डेल्टाई मिट्टी, ये सब आप देख रहे हैं त्रिभुज आकार का, ये सब डेल्टाई मिट्टी है। और इसमें नदी आती है, फिर वो अलग अलग दिशाओं में बह जाती है वो इसमें मिलने के बाद जब। तो ये मिट्टी जो बची हुई दिख रहे हैं आप, इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे अब देखते हैं। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं वो चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो अपवाह तंत्र हमें मालूम होना चाहिए। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य धारा में, यानी कि मुख्य नदी में मिलकर एक बड़ी सी नदी का निर्माण करती है। तो मान लिया कि यहाँ पे एक नदी है, ये वाली नदी है एक, ये मुख्य नदी है, और फिर इसमें छोटी छोटी नदी, ये एक इधर से ये नदी आके इसमें मिल रही है, तो एक मुख्य धारा का निर्माण कर रही है। फिर वो धारा जाके आगे या तो महासागर में या तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, मिल जाएगी जाके। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र, यानी कि उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जो आके मिलेगी इस मुख्य नदी में, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी सहायक नदियाँ कहेंगे, मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहेंगे। मान लिया कि, चलिए मैं एग्जाम्पल पे आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये मुख्य नदी की धारा है, ये वाली, ये आपकी है गंगा नदी, और इसमें जो ये छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही है, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। तो इसको ही हम मानेंगे कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, तो फिर उस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। तो अपवाह तंत्र आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो चलिए नीचे चलते हैं अब। तो अपवाह तंत्र भारत का कैसा है वो देखेंगे। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीप का अपवाह तंत्र। 2 तरीके से बांट के पढ़ते हैं। तो हिमालय में आपको 3 नदी मिलेगी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदी हिमालय की तरफ से पढ़ेंगे। फिर इसका अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम तीनों का। और प्रायद्वीप में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 6 नदी इसमें प्रायद्वीप में हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिर रही है। इस तरीके से भी हम बांट के पढ़ते हैं। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड है, अरब सागर इस साइड है, ये ध्यान रखना है। कोई भी नदी या तो इसमें आके मिलती है या तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, वो इन दोनों में ही जाके वो मिलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी हिमालय की तरफ का देखेंगे। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान से होकर गुजरती है। चीन के
तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। तो हर नदी में हम यही चीज़ देखेंगे, उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, यानी कि कहाँ से निकल रही है वो नदी, और उसमें कौन कौन सी सहायक नदी आके मिल रही है, फिर उसका एंड जो है वो कौन से महासागर में जाके मिल रही है। तो यही चीज़ होता है पूरा अपवाह तंत्र। और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमोचक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तिब्बत, यानी चीन से हो रहा है, तिब्बत से, और ये फिर यहाँ से होते हुए सिंधु नदी भारत में एंटर इसने किया, फिर यहाँ से लेके ये उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए फिर ये अरब सागर में जाके मिल जाती है ये नदी। और इसकी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है इसकी लंबाई टोटल, जो कि 3 देशों से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी के बारे में आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिल रही है। तो इसमें 5 नदियाँ आके मिलती है सिंधु नदी में। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह शहर आप देख रहे होंगे ये दाएं की तरफ है, तो ये यहीं पर है सिंधु नदी के पास। और सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। तो 5 नदी इसमें मिलती है सिंधु नदी में। फिर ये सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है, मिल जाती है उससे। तो कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, ये रही झेलम, फिर ये चिनाब इसमें, फिर ये रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। तो 5 नदी आके इसमें मिलती है, इतना आपको पता चल गया। तो अब आगे देखते हैं और भी। तो अब हम जो इसकी 5 नदी सहायक नदी थी उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चिनाब नदी सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, इसकी सहायक नदी सिंधु नदी की। तो चिनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटुएल लारा दर्रे से होता है। केटुएल जो लारा दर्रा है उससे होता है चिनाब नदी का उद्गम। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी से होता है, एक चंद्र और एक भागा। तो इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं चिनाब नदी को। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, व्यास, सतलुज मिलती है। तो देखिए चिनाब नदी सबसे ये लंबी नदी है, इसकी सहायक नदी। और इससे पहले इसमें 4 नदी मिलती है, चिनाब में ही मिलती है इससे पहले। फिर ये जाके चिनाब नदी कुछ दूर चलती है अकेली, उसके बाद फिर सिंधु में मिलती है। तो हमने चिनाब देख लिया, उसके बाद अब और इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो दूसरी नदी हम झेलम नदी यहाँ पे देखेंगे। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? कश्मीर के घाटी से उद्गम होती है, बेरीनाग से, ये रहा यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ पर आकर चेनाब में मिल जाती है। तीसरी नदी है रावी। तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कौन सी नदी? रावी नदी। ये रही तीसरी नदी रावी। फिर उसके बाद ये पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जो एंटर करती है, फिर ये इसमें आके चेनाब में मिल जाती है। तो 3 नदी हमने देख लिया। अब चौथी नदी है हमारी सतलुज। ये नदी तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वहीं से ये तिब्बत के राक्षस ताल जो है वहीं से निकलती है। ये रही सतलुज नदी, यहाँ से निकलेगी, फिर इसके बाद ये पंजाब होते हुए फिर ये पाकिस्तान में एंटर करेगी और उसके बाद फिर चेनाब में मिल जाएगी, यहाँ पर आके चेनाब में। तो अब व्यास रह गई हमारी व्यास नदी। रोहतांग दर्रे से निकलती है व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीक में सतलुज नदी से मिल जाती है। तो छोटी सी नदी है व्यास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रहा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, फिर यहीं पे ये आके कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के यहाँ पर आके पंजाब में हरीके में सतलुज से मिल जाती है। फिर उसके बाद 5 नदी, इसमें 4 नदी चेनाब में मिली, फिर चेनाब नदी जाके किस में मिलेगी? सिंधु नदी में, ये इस वाली नदी में। तो इसकी सहायक नदियाँ हमने देख लिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो एक नहर देख रहे हैं ये वाली इंदिरा गांधी नहर, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो हरीके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 470 किलोमीटर।
और पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर ये पांचों नदी यहाँ एक होकर बहती है। तो मैंने आपको बताया कि सारी नदी चेनाब में मिलेगी, ये वाली झेलम, रावी, व्यास और सतलुज ये चेनाब में मिलेगी सारी नदी। फिर ये वाली चेनाब नदी है, ये अकेली 45 किलोमीटर जाएगी, फिर उसके बाद सिंधु में इस वाली नदी में मिलेगी। फिर सिंधु नदी चली जाएगी अरब सागर में। तो इतना आपको समझ में आ गया। और इंदिरा गांधी जो नहर है ये व्यास नदी से ही, ये सबसे बड़ा नहर यहाँ पे बनाया गया था, तो ये व्यास नदी से ही बनाया गया है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब इसका कुछ और पॉइंट देखते हैं आगे। तो सिंधु जल समझौता है क्या, वो चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सिंधु जल समझौता तो पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्व नदियाँ व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 नदी सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान को इसका नियंत्रण दिया गया। तो देखिए सिंधु जल समझौता है क्या। तो देखिए सारी नदी आप देखेंगे कि वो भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर कर रही है। सिंधु भी, झेलम भी, चिनाब भी, रावी भी और व्यास, सतलुज ये सारी नदी जो है वो पाकिस्तान में, वो इंडिया से होके फिर पाकिस्तान में जा रही है। तो अगर मान लिया भारत ने सारा पानी अगर रोक ले इस नदी का तो पाकिस्तान में तो पानी जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए 1960 में ये समझौता हुआ कि 3 नदी जो है व्यास, रावी और सतलुज उसको भारत कंट्रोल उसका रहेगा उस पर, और 3 नदी जो हो गई सिंधु, चिनाब और झेलम इसका कंट्रोल इस पर जो रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा। तो कोई किसी का पानी रोक नहीं पाएगा क्योंकि 3 नदी पाकिस्तान के पास है, उसका कंट्रोल उस पर है, और 3 नदी उसको भारत कंट्रोल करेगा। तो इसको ही सिंधु जल समझौता कहते हैं। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र अब हम देखेंगे। तो गंगा नदी हालांकि कहीं से निकलती नहीं है, जब 2 नदी का संगम एक साथ हो जाता है वो एक नदी बनती है, उसको ही गंगा नदी का नाम दिया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे, चलिए समझ में आ जाएगा सब कुछ। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें कि भारत में ही इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बाकी बांग्लादेश में है। तो 2525 किलोमीटर में से 2071 किलोमीटर भारत में है ये नदी, गंगा नदी, बाकी जो बचती है वो बांग्लादेश में है। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इस नदी का संयुक्त रूप जो दोनों एक साथ मिलती है तब वहाँ पर से ही गंगा का नाम उसको दिया गया है। मैंने कहा है आपसे। तो कौन सी हिमानी से, सतोपत ग्लेशियर, तो ग्लेशियर से ही नदी निकलती है। तो सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। तो इधर सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और गोमुख से भागीरथी नदी इधर से निकलती है और फिर इस पॉइंट पे देवप्रयाग में आके मिलती है दोनों, फिर यहाँ से एक नदी बनी है तो इसी का नाम गंगा रखा गया। तो उम्मीद है आपको गंगा समझ में आ गया कैसे रखा गया ये गंगा का नाम। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ऊपर जो हमने 2 नदी पढ़ी है भागीरथी और अलकनंदा, तो इसमें भी कुछ सहायक नदी मिलती है तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक है धौली गंगा, हालांकि इसमें तो 3 नदी है, तो प्रमुख 2 है इसमें। एक है धौली गंगा, इसकी सहायक नदी है, एक पिंडार नदी है, एक मंदाकिनी नदी। 3 नदी यहाँ पे आप देखेंगे अलकनंदा की सहायक नदी, धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी। और जब धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती है विष्णुप्रयाग उसको कहा जाता है, ठीक है। पिंडार कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। और भागीरथी जो है वो तो पता है, भागीरथी कहाँ पर मिली है, वो देवप्रयाग में, और अलकनंदा भी देवप्रयाग में आके मिलती है दोनों। केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो फेमस मंदिर है वो कौन से नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है केदारनाथ, और अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। तो ये मंदिर फेमस है, तो ये दोनों मंदिर इन दोनों के तट पर है। तो गंगा नदी को देखते हैं कहाँ से, मतलब कि कहाँ पे मिल रही थी आके, देवप्रयाग में। तो उत्तराखंड से होते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार में, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में, फिर यहाँ पे फरक्का के यहाँ पे ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है नदी, ठीक है। ये रहा उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती हुई, फिर ये फरक्का के पास 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक का नाम हुगली, एक का नाम भागीरथी रखा गया। तो ये जो इस साइड जो
तो हुगली, और एक का नाम भागीरथी नाम दिया गया। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। अब ये भागीरथी जो दूसरा जो नाम इसको दिया है, ये मुख्य धारा कहलाएगी गंगा की, यानी कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो नदी वही है, बस दूसरे देश में जब ये एंटर करे तो नाम अलग हो गया। जहाँ पे दो धाराओं में जब बढ़ती तब भी नाम अलग अलग हो जाता है। तो अभी ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में इसने एंटर किया तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे कि जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, इंडिया में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, वो आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ब्रह्मपुत्र एक नदी है। तब ये पद्मा नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है जाके बांग्लादेश में। फिर ये जब इसका संगम होता है तब एक नदी बनती है, तो उसको मेघना कहते हैं, उस नदी को मेघना नाम दिया जाता है। फिर यही नदी जाके मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आकर गिर जाती है। तो इतना समझ में आ गया आपको। देखिए ये उत्तराखंड से होते हुए ये गंगा नदी यहाँ फिर उत्तर प्रदेश बिहार में होते हुए पश्चिम बंगाल के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाती है यहाँ पे नदी। एक का नाम रखा गया है हुगली, और जो मुख्य धारा जो है उसका नाम दिया गया है भागीरथी। तो भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में इसने एंटर किया तब इसका नाम पद्मा हो गया। फिर ये पद्मा नदी जब ब्रह्मपुत्र, जो कि जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र से मिली जमुना में मिली, तब इसका नाम क्या हो गया, वहाँ पर मेघना हो गया, एक नदी हो गई वो। तो मेघना नदी के नाम से ही फिर वो बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ पर गिर जाती है। तो उम्मीद है ये पूरा यहाँ पे गंगा का आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आ रही है, कहाँ से होते हुए कहाँ जाके ये गिर रही है। अब इसकी हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे गंगा की। और ये पिक्चर देख रहे हैं इधर आप, इमेज इधर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये पूरा ये जो ये देख रहे हैं ये गंगा है ये पूरा, और किस तरीके से आके फिर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है ये नदी। तो चलिए अब हम इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरयू, गंडक, रामगंगा, बहुत सारी इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है गंगा की? यमुना। ये रही, आप देखेंगे यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं फिर यमुना की चंबल, बेतवा और एक केन। तो इतना आ गया समझ में। अभी सिर्फ हमने एक नदी सहायक पढ़ी है, अभी तो और भी पढ़ना हमें बाकी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब दूसरी नदी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले यमुना की सहायक नदी को देख लेते हैं। चंबल नदी सबसे पहले, ये रही चंबल नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, और इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है, फिर होते हुए ये इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है, फिर यही यमुना गंगा में जाके मिलती है। तो दूसरी नदी है हमारी बेतवा। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो दूसरी नदी बेतवा थी हमारी। तो देखिए भोपाल से होते हुए ये कहाँ, फिर यहाँ पे बेतवा, यहाँ पे आके यमुना में मिल जाती है। और प्रसिद्ध स्थान सांची जो है बेतवा के नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सांची है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्फूर्त अशोक ने 3री शताब्दी में बनाया था। तो इसके हमने यमुना की सहायक नदी को देख लिया है। तो चलिए अब हम आगे एक एक करके अब गंगा की भी जो भी सहायक नदी है उसको देखते हैं। सबसे बड़ी नदी हमने देख ली जो यमुना थी। दूसरी नदी है कोसी नदी। ये नदी नेपाल से हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी? कोसी नदी। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी को। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी ये रही, नेपाल से निकलती है, ये होते हुए फिर यहाँ आके इसमें गंगा में मिल जाती है, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा में मिल जाती है। कटिहार में आके ये गंगा में मिल जाती है। तीसरी है दामोदर नदी। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है।
तो दामोदर नदी कहाँ है, ये रही है, यहाँ से निकली है छोटा नागपुर पठार से, फिर आगे यहाँ पर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी किसका पार्ट है, वो भी गंगा का ही पार्ट है, जो कि 2 भागों में डिवाइड यहाँ पे हो रही थी। एक का नाम हुगली और एक का नाम पद्मा, जो हम रखा था हमने वहाँ पर। तो समझ में आ गया, हमने 3 नदी यहाँ पे कवर कर लिया। अब चौथी नदी को देखते हैं। तो चौथी नदी है गोमती नदी। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील के नाम से हम जानते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है निकलती कहाँ से, वो मैदानों से ही निकलती है। 5वीं नदी है सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है सोन नदी। सॉरी, मैं आपको गोमती नदी दिखा दूँ। गोमती नदी कहाँ है, ये रही, यहाँ पर दिख रहा है आपको। गोमती मैदान से निकलती है, फिर आके इसमें मिल जाती है गंगा में। तो 5वीं सोन नदी थी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का कैमूर की जो है, जल विभाजन का काम कौन करती है, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से होते हुए ये फिर पटना में आके यहाँ पर गंगा में मिल जाती हैं। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी, जो कि गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो हमने पूरा इसमें कवर कर लिया। नदी की जो गंगा नदी की जो सहायक नदी थी उसको कवर कर लिया हमने। आगे देखिए, अब कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी में कौन सी नदी बाएं तट से आके मिल रही है और कौन सी नदी दाएं तट पर आके मिल रही है, दाएं की तरफ से आके मिल रही है। बाएं की तरफ से, दाएं की तरफ से बोला जाता है। और कभी कभी तो ऐसे पूछा जाए 2-4 नदी आपको बाएं, 2-3 बाएं में से दे देंगे, 2-3 दाएं में से, अब उसमें से आप छांटते रहिए कौन सी नदी किधर से आके मिल रही है। तो इसको ध्यान रख लेना है। बाएं की तरफ से है गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, और दाएं की तरफ से है यमुना, सोन, टोंस। दाएं की तरफ से है हमारा 3 और बाएं की तरफ से है 4, ये ध्यान रखना है हमें। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी का प्रवाह क्रम क्या था, उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार में, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में ये चली जाती है, फिर पश्चिम बंगाल से ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहीं पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। सिंधु नदी हमने कवर किया और गंगा नदी कवर किया। अब हमारा रह गया है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे और प्रायद्वीप की नदियाँ भी उसे सेकंड वीडियो में कवर करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।